आई एम नाउ टीचिंग यू बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 3 पार्ट्स अपन यहाँ पे पढ़ते हैं हमेशा। फर्स्ट वन इज़ BMC प्लस BT प्लस CT। That means BMC means building material of construction, BT means building technology and CT means construction technology। ओके तो देखिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं सब्जेक्ट को। साथ में हम पूरे सब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव और साथ साथ आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन भी मैं बताता जाऊंगा जो कि लास्ट ईयर पेपर्स में आते रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका साथ में BMC, BT एंड लास्ट में इसका CT पार्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैरेलल में BT एंड BMC दोनों के एक 2 चैप्टर्स को आपको साथ साथ पढ़ाता चलूंगा जिससे कि एक फ्रीक्वेंसी बनी रहे। साथ में आपको लास्ट में मैं आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर इसको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, इसको मैं आपको ड्राइव करूंगा। ओके तो देखिए सबसे पहले अपन BMC जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अपन इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, जितने भी मटेरियल अपने सिविल इंजीनियरिंग में काम आने वाले हैं उन सब के बारे में जब अपन डिस्कस कर लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा अपने लिए आगे वाले सब्जेक्ट्स को, या जितने भी सब्जेक्ट अपन सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उनको समझना। तो बहुत सिंपल ही अपन उनको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अपन बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन में जो पहला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस ओके, जो पहला चैप्टर आपका है दैट इज स्टेयरकेस। तो देखें स्टेयरकेस में मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सारे कुछ बताऊंगा। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, यहीं के एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उसमें आपको जितने भी नाम होते हैं नॉमेनक्लेचर उसका दिखाऊंगा कि किस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, जिससे कि आपको डोमेस्टिक नॉलेज तो होगी, साथ में आपको कन्वेंशनल नॉलेज भी होगी। ओके तो देखें सबसे पहले देखिए जो स्टेयरकेस है अपना, जनरली अपन जानते हैं कि स्टेयरकेस काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे किसी जगह पर सर्कुलर स्टेयरकेस होगा, किसी जगह स्ट्रेट स्टेयरकेस होगा, कई की जगह पे आपने स्टील के स्टेयरकेस देखे होंगे, किसी जगह पर आपने RCC के, किसी जगह पर आपने ओनली स्टोन के स्टेयरकेस देखे होंगे। लेकिन अपन बिल्कुल जनरल एकदम बेसिक स्टेयरकेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस जगह पर, जहाँ पर मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा कि बाद में मैं आपका जब इसका क्लासिफिकेशन आपको समझा रहा हूँ तब आपके समझ में आएगा कि बेसिक से ही सारी चीज़ें किस तरीके से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं इसमें आप देखते चलेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं इस जगह पर। ठीक है, अब देखिए अपन धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे और रिलेट करते जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। साथ साथ देखें ये आपका एक सिस्टम है जो कि मैंने एक फ्लाइट के रूप में बनाया है। अपन स्टेयरकेस को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो इसमें डिज़ाइन बना रहा हूँ वो आप देखते जाएंगे साथ साथ। मान लीजिए कि फ़िलहाल अभी मैं इस जगह पर ग्राउंड पर हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ मैं ग्राउंड पर हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी कभी स्टेयरकेस अपन बनाते हैं तो मैं इस तरीके से कुछ स्टेयरकेसेस को दिखा रहा हूँ आपके सामने, स्टेयरकेसेस को दिखा रहा हूँ। ये वेल नोन आपने, ये ऐसा टॉपिक है जिसको सब लोग जानते हैं। अपनी रियल लाइफ में हम स्टेयरकेस को डेली पर्पज़ में यूज़ लेते हैं, तो बहुत सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए समझना। लेकिन साथ साथ आप देखते जाएंगे कि नई नई चीज़ें जो भी आपको आती जाएँ उन सबको आपको माइंड में सेट कर लेना है। तो देखें मैंने आपके सामने एक सिस्टम बनाया है जो कि आपको थोड़ा थोड़ा अब लगने लगा होगा कि स्टेयरकेस बनने वाला है। तो सबसे पहले जो आपके सामने सिस्टम दिख रहा है, आपने देखा होगा कि एक हैंडल टाइप की एक स्टाइल होती है जिस पर अपन हाथ रख के अपन इजीली अपने हाथ को रेस्ट मिलता है और अपन ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्टेयरकेस है क्या चीज़। तो देखिए स्टेयरकेस, मैं सिंपली आपसे पूछे तो स्टेयरकेस क्या है। स्टेयरकेस एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं, इजीली अपन मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसकी डेफिनेशन तो लिख सकते हैं अपन एन अरेंजमेंट विच हेल्प्स in moving
मूविंग फ्रॉम वन फ्लोर टू another floor। तो सिंपली समझ में आ गया है कि स्टेयरकेस क्या है। स्टेयरकेस एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ओके, तो स्टेयरकेस के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशन अब समझ में आ गई है। अब देखिए, ये स्टेयरकेस है जिसमें जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, बस बहुत पेशेंस से आपको सुनना है इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम एक ड्रॉ किया है और इसके मैं एक एक पार्ट्स को बिल्कुल जूम करके आपको समझाऊंगा, एक एक पार्ट को मैं तोड़कर यहाँ पे आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से यहाँ से वर्टिकल्स वायर्स भी इस जगह से जा रहे होते हैं जो कि आपको जो हैंडरेल होता है उसको सस्टेन करते हैं। अब जितने भी नाम मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उन सबके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से किसका क्या नाम होता है, किसकी क्या क्राइटेरिया होता है, लिमिट कितनी होती है, वैल्यूज़ कितनी होती है, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, आपके सामने एक स्टेयरकेस लगभग बन चुका है। अब मैं इसका नाम करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका नाम है दैट इज कॉल्ड हैंडरेल। हैंडरेल साथ साथ मैं आपको वहाँ पे समझाता भी जाऊँगा हैंडरेल क्या है। तो हैंडरेल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिस पर अपन हाथ रख कर चल रहे होते हैं। आई मीन जो अपने को बहुत इजीली अपने हैंड को रेस्ट देता है और साथ में स्टेप जो अपनी सीढ़ियाँ हैं या स्टेयरकेस हैं उनमें आगे मूवमेंट करने में अपने को हेल्प करता है। ओके, तो अपने को हैंडरेल समझ में आ गया। अब ये जो हैंडरेल है ये आपके लास्ट में फर्स्ट स्टार्टिंग कॉर्नर पे एंड लास्ट कॉर्नर पे, यानी कि सबसे पहले जब अपन ग्राउंड पर हैं वहाँ पे और जब अपन किसी एक फ्लोर पर पहुँच चुके हैं उस जगह पर जो हेल्प कर रहा है ये हेयर हैंडरेल, ये जिसके थ्रू जिस अरेंजमेंट के थ्रू ये यहाँ पर अरेंज रहता है या सेट हो रखा होता है उसको अपन देखें क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूएल। NEWAL, न्यूएल। ओके, दैट इज कॉल्ड न्यूएल। एंड जो अपना लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पर अपना हैंडरेल रेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एंड पोस्ट। It is called end post. So the starting point of a handrail is called newel and the last point of the handrail is called end post. हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर जो हैंडरेल जिस मेंबर के थ्रू रेस्ट करती है दैट इज कॉल्ड न्यूएल एंड लैंडिंग दैट इज कॉल्ड लैंडिंग, इसको अपन लैंडिंग बोल देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जब अपन किसी फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जब लैंडिंग अपनी हो चुकी होती है उस जगह पर हैंडरेल जिस एक वर्टिकल मेंबर के थ्रू अटैच रहता है उसको अपन बोलते हैं एंड पोस्ट। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा लार्ज डायमीटर का मेंबर जिस पर हैंडरेल आके रुकती है और जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक ऐसा वर्टिकल मेंबर लार्ज डायमीटर का जो हैंडरेल को रेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड न्यूएल, और एक लास्ट डायमीटर का ऐसा वर्टिकल मेंबर जो हैंडरेल को लैंडिंग पोजीशन पर या फिर लास्ट पॉइंट पर या एंडिंग पॉइंट पर सपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड एंड पोस्ट। तो देखें, जो आपने देखा होगा एक राउंड बॉल लगी होती है स्टील की, जब भी कभी अपन हैंडरेल यूज करते हैं तो उस राउंड बॉल को अपन क्या बोलते हैं, अगर ये न्यूएल है तो दैट इज कॉल्ड न्यूएल कैप। इसको याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूएल कैप। न्यूएल कैप। ओके, तो अब अपन थोड़ा सा नॉलेज एक ले चुके हैं किस चीज़ के बारे में कि एंड पोस्ट क्या है, आपका न्यूएल क्या है, हैंडरेल क्या है और न्यूएल कैप क्या है। इसी तरीके से एंड पोस्ट के कैप हो चुकी हुई। ओके, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने वाली है कि मान लीजिए ये आपका न्यूएल है, मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये न्यूएल है, तो न्यूएल यहाँ पर मैंने माना है और एंड पोस्ट इसको इसलिए माना है क्योंकि ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और ये इसकी लैंडिंग है। मान लीजिए यहाँ से एक और बार एक सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ जाती है और उस जगह पर मान लीजिए कोई एक रेस्ट करने की पोजीशन है, देन उसके बाद एक अलग सीढ़ी का अरेंजमेंट हो जाता है, अलग अगर एक स्टेयरकेस बन जाती है, तो उस जगह पर जो ये अपना एंड पोस्ट होगा ये न्यूएल कहलाएगा एंड लास्ट वाला इससे आगे जो सीढ़ी जब लास्ट में खत्म होगी वहां पर एक जो वर्टिकल मेंबर जो लगा होगा उसको अपन वापस से क्या बोले जाएंगे, एंड पोस्ट। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा जितनी भी स्टेयरकेस आगे बढ़ती रहेगी। तो अपने समझ में आ चुका है कि न्यूएल हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को बोलेंगे या एंड पोस्ट हमेशा लास्ट पॉइंट को बोलेंगे। तो देखिए इसमें अपन आगे बढ़ते हैं।
ये जो आपका हैंड रेल है, अगर आप समझ सकते हैं कि जब किसी मेंबर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो फ्लेक्सुरल होने लगता है वो। तो उससे इसको बचाने के लिए, अगर ये फ्लेक्सुरल होगा तो बहुत इसकी स्ट्रेंथ कम होगी और बहुत जल्दी से इसमें बेंडिंग आने लगेगी और ये फेल हो जाएगा। इसीलिए इसको बीच में से इंटरमीडिएट सपोर्ट दिए जाते हैं जो कि कम डायमीटर के होते हैं। आपने देखा भी होगा यहाँ पर जो बॉटम में एक जो स्टेप होती है अपनी सीढ़ी पर, ये स्क्रूड रहते हैं, एंड टॉप पर भी ये कहीं ना कहीं स्क्रूड रहते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं जो कि हैंडरेल को इंटरमीडिएट सपोर्ट करते हैं, हैंडरेल को इंटरमीडिएट करते समय जिनका जो डायमीटर होता है वो एंड पोस्ट और न्यूएल के कंपैरिजन में काफी कम होता है, दैट आर कॉल्ड बेलूस्टर। इसको हम याद रखेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? बेलूस्टर इनको हम बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड बेलूस्टर। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, सिंपली यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि हम इसको बोलेंगे बेलूस्टर, दैट आर कॉल्ड बेलूस्टर। तो अब आपको साथ में एक चीज बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूं कि जो बेलूस्टर है, ये क्या चीज है? ये हैंडरेल को इंटरमीडिएट सपोर्ट कर रहा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस हैंडरेल की इस स्टेप से हाइट कितनी होती है, जो कि एग्जाम में कई बार आता रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में। ओके, तो अपन देखिए आगे बढ़ते हैं, इससे अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब आपके समझ में हैंडरेल का पूरा सिस्टम आ चुका है। दैट इज कॉल्ड न्यूएल, दैट इज कॉल्ड एंड कैप, दैट इज कॉल्ड न्यूएल कैप, it is called handrail, and finally the intermediate support are called baluster। तो सिंपली हम एक बार एक पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं जिसको अपन हैंडल बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करता है। हाँ, जनरली आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि ये हैंडल हमेशा, ये हैंडरेल हमेशा आपकी सीढ़ियों में, जैसे जो लोग अर्बन पार्ट से जो रिलेट करते हैं, जब देखा होगा कई जगह गांव में भी कई जगह पर ये चीज़ें होती नहीं है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, हमें घर के लिए सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है, हमें एक मैसिव स्ट्रक्चर्स के लिए या फिर अपन कंस्ट्रक्शन के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो हमें जनरली इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है अच्छे से कि क्या हैंडरेल होती है। अब ठीक है, इसके बारे में अपन जान चुके हैं। अब आपने कभी देखा होगा आजकल जितनी भी जो आपकी स्टेयरकेस बनते हैं वो जनरली आरसीसी की स्टेयरकेस बनती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे साथ में आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपने देखा होगा कि हमेशा स्टेयरकेस के बॉटम साइड में नीचे एक आरसीसी का एक मेंबर लगा होता है। हमेशा आरसीसी का एक मेंबर लगा होता है जिस पर पूरा का पूरा अपना स्टेयरकेस सपोर्ट रहता है या फिर इसके ऊपर एकदम रेस्ट कर रहा होता है। तो अब इसके बारे में अगर जाने, देखिए कभी भी अपना आरसीसी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से मैं आरसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस जगह पर। अभी इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे, हर एक पार्ट के बारे में आपको सब अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से काम करती है और किसका क्या नाम होता है, जिससे आप एक बार इसका नॉमेनकल्चर, ये एग्जाम में अगर आपका कन्वेंशनल भी आता है आप इसको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझा के आएंगे। ओके, तो देखेंगे इस जगह पर मैं बना चुका हूँ इनको। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ऐसा आरसीसी मेंबर जिसके ऊपर अपना पूरा स्टेयरकेस रेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली अपन उसको अपन नाम देंगे स्ट्रिंजर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजर। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज कॉल्ड स्ट्रिंजर। तो स्ट्रिंजर क्या है? एक ऐसा आरसीसी का मेंबर जो अपने पूरे स्टेयरकेस को सपोर्ट करता है, उसको अपन कहते हैं स्ट्रिंजर। ओके, अब देखिए जितनी इसकी विड्थ है आपको दिख रही होगी, मान लीजिए मैं इसको डिनोट कर देता हूँ यहाँ से लेके और इस जगह तक, ये जो इसकी विड्थ है, अब इसका नाम क्या होता है? तो स्ट्रिंजर की जितनी विड्थ होती है दैट इज कॉल्ड वेस्ट। इसकी कमर, इसकी वेस्ट कहलाता ही है। तो एक ऐसा आरसीसी मेंबर जिसके पूरा का पूरा अपना स्टेयरकेस रेस्ट करता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रिंजर कहते हैं। और उस स्ट्रिंजर की जितनी विड्थ होती है उसको अपन कहते हैं वेस्ट, इसकी कमर। ओके, अब देखिए आपने कभी देखा होगा कि आरसीसी के इस मेंबर के नीचे ही, इसी मेंबर के नीचे जस्ट एक अंडरलाइनिंग जा रही होती है जो कि आप स्टोन की भी हो सकती है, आरसीसी की भी हो सकती है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सॉफिट, दैट इज कॉल्ड सॉफिट। ओके, दैट इज कॉल्ड सॉफिट। बहुत सिंपल ही अपने समझ में आता जा रहा है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसको अपन कहेंगे मैं आपको अगर उसको सिंपली अगर यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये मैं आपको अभी सारी चीज़ें लिख के समझाऊंगा हर एक चीज़ की डेफिनेशन कि सॉफिट क्या है। सॉफिट
अंडरलाइन सरफेस ऑफ स्ट्रिंजर इज कॉल्ड सॉफिट। ओके, तो आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो स्टेयरकेस बनी हुई है इसके मैं सॉफिट, स्ट्रिंजर, वेस्ट, वेलूस्टर, हैंडल, न्यूएल कैप एंड वोस्ट इन सब के बारे में जान चुका हूं। अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ में बताता हूं। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, लेवल सरफेस, या इसको ग्राउंड लेवल आप बोल सकते हो। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये मैं आपको अगर थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करूँ, इसके पीछे छुपा हुआ है, यहाँ से आपकी सीढ़ी मान लीजिए स्टार्ट हो जाती है। तो इस जगह पर आप चढ़ेंगे, यहाँ से आप कंटिन्यू चढ़ते चले जाएंगे और ऊपर आप लैंडिंग पर पहुँच जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब कभी भी एक सीढ़ी में अपन मूवमेंट कर रहे होते हैं उसको अपन ग्राउंड फ्लोर या फिर अपन बोल सकते हैं फर्स्ट लैंडिंग। हो सकता है कि आप एक फ्लोर से या ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप यदि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो पहली वाली जो लैंडिंग है अब उसको या तो आप फ्लोर बोल सकते हैं, फ्लोर लेवल फर्स्ट या सेकंड, या फिर आप उसको लैंडिंग फर्स्ट बोल सकते हैं। वापस से जब आप सेकंड फ्लोर पर पहुंचेंगे तो उसको आप लैंडिंग 2 बोल सकते हैं। ओके, तो अभी मैं ग्राउंड लेवल पर हूँ तो मैं इसको ग्राउंड लेवल बोल रहा हूँ या लेवल सरफेस बोल रहा हूँ। एंड जब मैं फाइनली एक फ्लोर पर पहुँच चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ, एक फ्लोर को ऑब्टेन पहुँच चुका हूँ, उसको मैं लैंडिंग बोल दूंगा। तो फिलहाल इस सिस्टम के लिए ये ग्राउंड फ्लोर है, ये लैंडिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट ग्राउंड फ्लोर एंड लास्ट जो पॉइंट होगा इसका डेस्टिनेशन पॉइंट, इसको अपन बोलेंगे लैंडिंग। ओके, तो देखिए साथ में अब आपने को अब क्या समझना है कि एक यहाँ पर क्या होता है सिस्टम। मान लीजिए ये आपका कोई स्टेज मेंबर चल रहा है इस जगह पर। ओके, अब देखिए ये जो आपका लैंडिंग है, इस लैंडिंग की अपने लेवल सरफेस से जो हाइट है, जो आपका लेवल सरफेस बना हुआ है, इससे यदि मैं इसकी हाइट देख रहा हूं तो वो हाइट क्या होगी, इस चीज़ के बारे में मुझे समझना है। तो देखेंगे एक बार कि मैं जो बोलूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप गलती नहीं करेंगे, वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस गलती को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये हमें नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि लैंडिंग या फर्स्ट फ्लोर के लोअर सरफेस एंड ग्राउंड फ्लोर के टॉप सरफेस के बीच की वर्टिकल हाइट क्या कहलाती है, हेडरूम कहलाती है। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेडरूम बोलते हैं, HEADROOM, दैट इज कॉल्ड हेडरूम। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि लैंडिंग किसी भी एक फ्लोर के फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपका फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट फ्लोर के बॉटम सरफेस से ग्राउंड फ्लोर के टॉप सरफेस के बीच की जो वर्टिकल हाइट है दैट इज कॉल्ड हेडरूम। आई होप आप समझ चुके हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हेडरूम हो चुका है। अब इस हेडरूम की जो हाइट होती है इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन एक बार नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं कि किसकी हाइट किससे कम नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, आगे देखते हैं। अपने यहाँ तक समझ चुके हैं तो अब अपने समझ में हेडरूम भी आ चुका है, ये सारा कुछ सिस्टम समझ में आ चुका है। एग्जाम में अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था, तो RBBNL आई थिंक या UBBNL का एग्जाम, जिसमें कि आपको पूछा गया था कि इस स्टेयरकेस को मिनिमम कितने एंगल पर या मैक्सिमम कितने एंगल पर टिल्ट किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक टिल्टेड सेक्शन है, तो इसको किस तरीके से अपन सेक्शन को समझा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपके सामने, ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं पिच। थीटा जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड पिच, यानी कि एक ऐसा एंगल जो कि स्टेयरकेस की स्ट्रिंजर हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है उसको हम कहते हैं पिच। पिच मीन्स इट इज एन एंगल made by the stringer of staircase with the horizontal is called pitch. Again I am saying that the angle between the stringer and the horizontal is called pitch. ओके, पिच का क्राइटेरिया भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि पिच का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी आप समझ चुके हैं कि पिच क्या चीज़ होती है। पिच अगर पूछे एग्जाम में कोई नाम देता है, जैसा स्टील में पिच होता है, 2 बोल्ट्स के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। एंड पिच भी कब होगा, कई सारे स्टैगर्ड पिच हो सकते हैं, वो सब आप स्टील में पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पिच है। पिच का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल इस स्टेयरकेस के स्ट्रिंजर के संग कितना एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड पिच। ओके, अब आगे अपन देखते हैं। सॉफिट में आपको समझा चुका हूँ, आप सारे धीरे धीरे अपने नाम समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से अपन इसको समझते जा रहे हैं। तो आगे अगर मैं इसमें समझता हूँ तो देखिए ये आपका जो स्टेयरकेस बने हुए हैं, अब मैं लास्ट में इन्हीं को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इनको बहुत अच्छे से आपको समझाना है। यहाँ से
सबसे अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देखें अब ये आपके सामने जो स्टेयरकेस बना हुआ है, यहाँ पर एक दूसरा नाम आ जाता है, दैट इज स्टेप। मान लीजिए इसके बाद मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि हमें एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर तक जाने में इजीली मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, उसको अपन कहते हैं स्टेयरकेस। और ये स्टेयरकेस का एक कॉमन स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, जो कि आपके आरसीसी में भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करने के लिए काम में आने वाला है। यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो वहाँ पर जब नाम दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि आरसीसी डिजाइन कीजिए, एक स्टेयरकेस का आरसीसी डिजाइन कीजिए, तो वहाँ पर बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए इसको समझना। और साथ में बीएमसी में भी यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, कन्वेंशनल के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। तो देखें यहाँ पर आपका ये समझ चुके हैं। अब मैं आपको नाम बता रहा हूं कुछ। मान लीजिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं इस जगह पर स्टेप, मैंने लिखा स्टेप। तब इस स्टेप को अपन यहां पे समझेंगे ध्यान से, मैं आपको समझाने वाला हूं। स्टेप क्या होगा, मैं आपको एक चीज दिख रही होगी इस जगह पर, एक स्ट्रक्चर कि एक ये वर्टिकल मेंबर है, एक ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है। आप ध्यान से वापस से देखें, हर एक सिस्टम के अंदर, हर एक सीढ़ी के अंदर जिसका आप स्टेप बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, एक वर्टिकल मेंबर है। एक और चीज कि इस हर एक हॉरिजॉन्टल या हर एक वर्टिकल मेंबर की जितने भी मेंबर वर्टिकल हैं, जितने मेंबर हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, जितने हॉरिजॉन्टल हैं उन सब की डायमेंशन सेम है, जितने भी वर्टिकल मेंबर हैं उन सब की डायमेंशन सेम है। अदरवाइज क्या होगा, आपको एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज़्यादा होंगे। मान लीजिए ये इसकी हाइट कुछ और है, इस मेंबर की हाइट कुछ और है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होंगे। लेकिन और कई बार घरों में जो अपने ये चीज़ें क्या करती हैं, एस्थेटिकली ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग हैं, गलत तरीके से अपन डिज़ाइन कर देते हैं, तो ये चीज़ें अपने को जो ईजीनेस प्रोवाइड कराई थी वहीं पर ये डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती हैं। तो इनकी डायमेंशन, सबसे पहले ये समझना है कि इनकी डायमेंशन बिल्कुल क्लियरली सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये समझ में आ गया। अब इनका मैं एक बहुत अच्छा डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस रिप्रेजेंटेशन में आप समझेंगे कि इसका सिस्टम पूरा क्या है। तो मैं मान लीजिए किसी एक स्टेप को जूम आउट करके आपको यहां पे दिखा रहा हूं। तो देखिए मैंने यहां पर बनाया कि ये कुछ इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। ये मैंने मान लीजिए आपके सामने सीढ़ियां बना दी हैं। अब इन सीढ़ियों में मैं आपको समझाऊंगा कौन सा पार्ट क्या है। तो अब यहाँ पे सिस्टम समझिए, मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, साथ में आपको मेंबर्स को किस तरीके से आपको डील करना है वो भी समझाऊंगा, और क्वेश्चन को किस तरीके से बताना है, वहाँ पर आंसर चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, किस तरीके से लिखना है। तो देखिए इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसे मेंबर्स में आप साथ साथ एक एक मेंबर का नाम लिख के मैं आपको उनकी डेफिनेशन समझाऊंगा, किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको सबसे एक बात कहता हूँ एक पहले, कि अगर किसी सीढ़ी में मुझे चढ़ना है तो यदि सबसे पहला वर्टिकल मेंबर नहीं होगा तो क्या मैं उस सीढ़ी में, उस स्टेयरकेस में आगे प्रोसीड कर पाऊंगा? इम्पॉसिबल सा एक काम है। इम्पॉसिबल से एक बात मैंने कही है, आई मीन कि यदि कोई वर्टिकल मेंबर नहीं होगा, सबसे पहला यदि वर्टिकल मेंबर नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ कैसे पाऊंगा, ऊपर कैसे चल पाऊंगा, वर्टिकल में जो मोशन है, मेरा मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आई होप आप, मैं कोई याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कि एक शब्द अपन सब लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड राइज। राइज मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। राइज मीन्स होता है आपका ऊपर चढ़ना। एक शब्द आप समझ चुके हैं, राइज। राइज मीन्स ऊपर चढ़ना। तो एक ऐसा मेंबर, राइज मीन्स ऊपर चढ़ना, और एक ऐसा मेंबर जो ऊपर चढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड राइजर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल कि राइज मीन्स ऊपर चढ़ना, एंड जो मेंबर ऊपर चढ़ा रहा है इट इज कॉल्ड राइजर। सो स्टेप क्या है? स्टेप आपका कॉम्बिनेशन है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर का। एक ये आपका एक वर्टिकल पार्ट है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये दोनों कंबाइन होके एक जो नेम क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप, जिसको अपन स्टेप बोलते हैं। तो देखिए ये आपका जो वर्टिकल मेंबर है जो कि हमें ऊपर चढ़ाने में हेल्प कर रहा है, इसको मैंने क्या नाम दिया है? राइजर, क्योंकि राइज मीन्स ऊपर चढ़ना और राइजर मीन्स जो हमें ऊपर चढ़ा रहा है, इट इज कॉल्ड राइजर। ओके, तो यदि ये वाला राइजर है तो याद रखना पड़ेगा आपको, जब राइजर के थ्रू आप ऊपर चढ़ रहे हैं एंड फाइनली जिस सरफेस पर, जिस लेवल पर आपका पैर रेस्ट करेगा जाके, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड trade. You have to learn it, trade. So the vertical member which helps to move in the staircase is called riser,
it is a very important part of step, and the level surface or a horizontal surface at which our foot rests after riser, it is called tread. तो जब हम सबसे पहले चढ़ेंगे तो एक ऐसा मेंबर, आई मीन स्टेप क्या हुआ एक तरीके से, राइजर एंड ट्रेड का जो कॉम्बिनेशन है, राइजर एंड ट्रेड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप बोल रहे हैं। तो स्टेप क्या हुआ, राइजर एंड ट्रेड का कॉम्बिनेशन स्टेप कहलाता है। बहुत सिंपली आपके समझ में आया है। तो अब अपन इसको कॉम्बिनेशन, अगर आपसे कोई पूछता है राइजर क्या है, तो राइजर हमेशा बताएंगे स्टेप का जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राइजर कहते हैं। स्टेप का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। ओके, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्लियर मैंने आपको बताया है। अब आगे देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि सीढ़ियों में इस तरीके से आगे की तरफ इन पर प्रोजेक्शन निकले होते हैं। सीढ़ियों के जो अपना ट्रेड होता है ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है और जैसा आपने देखा भी होगा। बहुत ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबने देखा होता है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बीएमसी में यही टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत इजी रहेगा, आगे कॉन्फिडेंशियल बनता रहेगा सब्जेक्ट। जितने जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, कभी मैं सीटी के टॉपिक भी लूँगा, कभी मैं बीएमसी या बीडी तीनों के ही पार्ट को लेके चलूँगा और साथ में लास्ट में आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगा। ओके, तो देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह पर कि एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है। आई मीन अगर मैं इसको सिंपली बोलूँ तो ट्रेड का, हिंदी में बताऊँ फिर इंग्लिश में समझाऊंगा, ट्रेड का राइजर से आगे की ओर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है, नोज कहलाता है। या फिर आप नोजिंग बोल सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको वापस बोलता हूँ कि ट्रेड का राइजर से आगे की ओर निकला हुआ भाग नोजिंग कहलाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो अपन द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेड बियॉन्ड द राइजर इज कॉल्ड नोजिंग। ओके, तो ये जो आपका पार्ट है जिसको मैं अंडर द सर्कल दिखा रहा हूं आपको, इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोजिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, दैट इज नोजिंग। प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ ट्रेड बियॉन्ड द राइजर इज कॉल्ड नोजिंग। ओके, अब देखिए नोजिंग आप समझ चुके हैं। अब आगे मैं आपको और समझाता हूं। तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने सब डायग्राम के अंदर कि ये क्या बन चुका है, ये नोजिंग क्रिएट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर भी इसको अगर पार्ट को लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं नोजिंग कहता हूँ। तो आपको ये अच्छी से समझ में आ चुकी है कि नोजिंग क्या चीज़ है। ओके, वेल डन। तो अब आगे देखें, इससे आगे क्या चलेंगे अपन कि ये जो आपका मेंबर है, मान लीजिए ये मैं आपको जो दो कॉन्जिक्यूटिव आपके राइजर हैं, तो मैं दो कॉन्जिक्यूटिव राइजर हैं उन दोनों के बीच की जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो दो राइजर हैं उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उनको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा गोइंग। इट इज़ कॉल्ड गोइंग। इट इज कॉल्ड गोइंग। वापस आप समझें, दो कॉन्जिक्यूटिव राइजर जो आप दिख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट राइजर मान लीजिए, आपका एक और राइजर है, इन दोनों के बीच की जो आपकी वर्टिकल हाइट, जो आपका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, गोइंग बोलेंगे। बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है, मान लीजिए इसी तरीके से यदि मैं दो ट्रेड्स को आगे की तरफ बढ़ा के देखूँ और उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस देखूँ तो उसको अपन क्या कहेंगे। तो देखें, मैंने ये एक ट्रेड लिया है, कोई भी दो ट्रेड हो सकते हैं, और ये मैंने आपके सामने एक ट्रेड लिया है। तो इन दो ट्रेड्स के बीच की, इन दोनों ट्रेड्स के बीच की यदि मैं वर्टिकल हाइट को देखता हूं तो उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं कहता हूं राइज। अब देखिए आपको बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा और उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा कि दो जो राइजर आप समझ चुके हैं, राइजर क्या है, राइज मीन्स ऊपर बढ़ाना, राइजर मीन्स जो ऊपर बढ़ा रहा है वो राइजर है। ओके, देन हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस में दो ही नाम है, राइज एंड राइजर। राइजर मीन्स जो ऊपर बढ़ा रहा है वो राइजर, और जो डिस्टेंस बन रही है वर्टिकल, और वर्टिकल डिस्टेंस दो ट्रेड्स के बीच में बन सकती है, दैट इज कॉल्ड राइज। तो राइजर भी वर्टिकल डायरेक्शन में, राइज भी वर्टिकल डायरेक्शन में, बट द नेम ऑफ मेंबर इज राइजर and the dimension means the vertical distance between two consecutive trades is called rise। and जो आपका ट्रेड है, ट्रेड क्या है,
तो ट्रेड इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए स्टेप इज कॉल्ड ट्रेड, बट the horizontal distance between two consecutive riser is called going। जो vertical जो डायरेक्शन है उनमें दोनों नाम आपको अच्छे से याद कर पड़ेंगे। वर्टिकल मेंबर का नाम है आपका ट्रेड, एंड हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है आपका उसका नाम है ट्रेड, एंड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव राइजर इज कॉल्ड गोइंग। और सिंपली तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे राइज क्या है, राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, गोइंग क्या है, एंड नोजिंग क्या है। तो ट्रेड इज हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए स्टेप, राइजर इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ ए स्टेप, एंड कंबाइंड इट इज कॉल्ड स्टेप। The rise is the vertical distance between two consecutive trade, and the going is the horizontal distance between two consecutive riser। Okay, बहुत अच्छे से समझा। एंड नोजिंग is the extra projection part of a trade beyond the riser is called nosing। Okay, अब नोजिंग भी समझ चुके हैं, तो नोजिंग से आगे अपन देखते हैं नोजिंग से आगे क्या चीज़ है। तो देखें, अगर मैं इस नोजिंग पार्ट को आगे की तरफ इस तरीके से इनके निप्स को, इनके जो माउथ है उनको अगर मैं टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको दिख रही है एक ब्लैक शेडेड एक मैंने लाइन बनाई है कि यदि मैं इन जितने भी नोजिंग पार्ट हैं इनको यदि टिप्स को यदि मैं टच करते हुए एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इस इमेजनरी लाइन को ही मैं क्या कह देता हूँ, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ नोजिंग। लाइन ऑफ नोजिंग, लाइन ऑफ नोजिंग। बहुत सिंपली आपके समझ में आया है जितना भी मैंने समझाया है अभी तक। तो बहुत एक क्लियरली मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने आपको एक एक नाम को अच्छे से समझाया है, किसका क्या नाम है और क्यों किस तरीके से कौन काम कर रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, देखिए न्यूएल में आपको समझा चुका हूँ, न्यूएल कैप क्या है, एंड पोस्ट क्या होता है, हैंड्रेल क्या है, बैल्यूस्टर क्या है आपका, या फिर ग्राउंड लेवल किसको बोलेंगे, लैंडिंग किसको बोलेंगे, पिच किसको बोलेंगे, सॉफेट किसको बोलेंगे, स्ट्रिंजर क्या है, वेस्ट क्या है, हेडरूम क्या होगा, या आपका जितनी नोजिंग क्या होगी, लाइन ऑफ नोजिंग क्या होगी, ट्रेड, राइज, राइजर, गोइंग में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करी हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें समझने के बाद मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये आपका है थ्योरेटिकल पार्ट। यदि आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये समझाया जाता है आपसे कि आपका एक स्टेयर केस के बारे में आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी है, या फिर उसका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो बहुत सिंपली आप उनको आंसर अप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके अभी तक समझ में आया। अब मैं आगे आपको क्या समझाऊंगा कि कहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होता है या किसकी क्या वैल्यू अपन लेकर चलते हैं। तो अब सिंपली अपन डिस्टेंसेस को समझेंगे, साथ में मैं आपको एक बहुत कॉमन सा एक नाम बता देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि ये आपकी एक स्टेयर केस है, ये आपका ट्रेड है, ये आपका राइजर है, एंड यहां पर आपने कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग आपने देखी होगी, इस तरीके की। ये कई बार स्टेट एई या जेई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपके सामने एक इमेज ड्रॉ की है जिसमें इस पार्ट का नाम ट्रेड है, दैट इज राइजर, एंड ये जो आपका रेड कलर का मैंने आपने डिज़ाइन बनाया है इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो बहुत सिंपली आपको इसका नाम याद रख सकते हैं, इसका नाम होता है स्कॉटिया, SCOTIA, स्कॉटिया। इसका नाम आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। तो स्कॉटिया इसको हम बोलते हैं। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ इसी चीज़ को कि मैं आपको बहुत अच्छे से जितनी भी एक इनके नॉमेनकल्चर होता है मैं सारा समझा चुका हूँ, जितने भी इनके नाम हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये 2-4 चीज़ें नहीं बताई हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस कर लेता हूँ। कि मान लीजिए मैं इस ग्राउंड फ्लोर से इस लैंडिंग तक पहुँच चुका हूँ, तो इस ग्राउंड लेवल से इस लैंडिंग तक पहुँचने में जो मैंने एक एक हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक चली है इस जगह तक, उसको मैं क्या बोलूँगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको मैं याद रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रन। इट इज़ कॉल्ड रन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रन बोलेंगे। तो एक नाम और अपनी डिक्शनरी ऑफ स्टेयर केस में जुड़ चुका है, तो हम इसको रन बोलेंगे। ओके, यदि मैं बात करता हूँ एक शब्द, एक बहुत सब लोगों ने सुना होगा कि फ्लाइट किसे कहते हैं, स्टेयर केस में फ्लाइट क्या है। तो देखिए फ्लाइट क्या है, यदि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक की
इंक्लाइन डिस्टेंस को मैं मेज़र करता हूँ, यदि मैं स्टार्टिंग ग्राउंड फ्लोर से लैंडिंग तक की यदि मैं इंक्लाइन डिस्टेंस को मेज़र करता हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लैंडिंग बोलेंगे। तो उसको लैंडिंग बोलेंगे और रन किसको बोलेंगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। क्लियर है? ओके, अब आगे अपन देखते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से होगा। ये सारे डायग्राम आप ड्रॉ जितने भी किए हैं उनसे अच्छे से इसके नॉमेनकल्चर को आप समझ चुके हैं। आगे मैं आपको इनकी क्राइटेरिया जो आगे बताने वाला हूँ वो भी सब अपन देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको आगे समझ में आता रहे। स्टेयरकेस में लास्ट तक आपके लिए बना रहने दूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने के लिए। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इस हैंडरेल जो मैंने आपको बताया था, इस हैंडरेल की इस स्टेप से आप समझ चुके हैं स्टेप क्या है, दैट इज ट्रेड एंड दैट इज राइजर। वहाँ से मिटा के मैं इसको यहीं पर इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको कंटिन्यू आपके समझ में आता रहे, बार बार देख के आपके माइंड में सेट होता रहे। तो मैं आपको यहाँ पर इस जगह पर लिख देता हूँ कि इसको हम बोलते हैं राइजर, इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रेड, इसको हम लाइन ऑफ नोजिंग है, ये वाला जो पार्ट है आपका प्रोजेक्टेड पार्ट, इसको नोज बोलेंगे। ओके, एंड गोइंग क्या होगा, आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू राइजर्स, कॉन्जुगेटिव राइजर्स, एंड राइज आपका क्या होगा, टू ट्रेड्स के बीच में जो आपकी वर्टिकल हाइट है कॉन्जुगेटिव ट्रेड्स के बीच की। ओके, अब आप देखें, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। तो जहाँ पे सब्जेक्टिव बेसिस पर ये पूरा सिस्टम आपका समझ में आ चुका है जो आ सकता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले लिखता हूँ हाइट ऑफ हैंडरेल। हाइट ऑफ हैंडरेल, यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्टेप से हैंडरेल की हाइट कितनी होती है तो हमेशा याद रखेंगे 75 टू 80 सेंटीमीटर। 75 टू 80 सेंटीमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपके समझ में आ चुका है 75 से 80, ये मैं अब समझा चुका हूँ आपको। ये जो ब्लू लाइनिंग आपकी वर्टिकल हाइट जिससे अपने वैल्यू स्टर को रिप्रेजेंट किया है, ये वैल्यू स्टर ही रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ हैंडरेल को। तो यहाँ से इस ब्लैक पॉइंट से लेके सेकेंडरी ब्लैक पॉइंट तक की जो आपकी डिस्टेंस है जो मैंने आपको बनाया है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको अपन क्या बोलेंगे, 75 टू 80 सेंटीमीटर की हाइट लिए हुए है। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो भी आप समझें। अब देखिए, आपको साथ में मैं यहीं पर एक 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज कर देता हूं इसी जगह पर। मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो ऑफ द टॉपिक है पैरापेट वॉल, लेकिन साथ में इतना ही आंसर है इसलिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। पैरापेट वॉल, तो देखिए पैरापेट वॉल क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, कई लोग इसको जानते भी हैं। आपने देखा होगा फ्लैट रूफ पर चारों तरफ बाउंड्री की जाती है एक पार्टीशन वॉल से। अब आपको साथ में बताता रहता हूँ, हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा अभी पार्टीशन वॉल क्या होती है। पार्टीशन वॉल बोलते हैं 4 इंचेस वॉल को, यानी कि जिसमें आप समझ सकते हैं हेडर, या आपका देखते हैं ये आपकी मान लीजिए ब्रिक है, और इस ब्रिक को यदि मैं इसी तरीके से एक दीवार में रखता चला जाता हूँ, इसका जो कोर्स है, एक जो मैंने लाइन बनाई है, एक जो कोर्स बनाया है ब्रिक्स का, यदि मैं उसको सामने से मुझे स्ट्रेचर दिख रहा है, अगर मैं स्ट्रेचर को सामने से देख रहा हूँ, किसी वॉल में देख पा रहा हूँ, वो 4 इंची की वॉल बनी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी जो डायमेंशन होती है ब्रिक में वो होती है आपकी 190 mm, दैट इज 90 mm एंड दैट इज ऑल्सो 90 mm। इट इज कॉल्ड frog। So this part is called stretcher। आगे मैं इसमें पूरा डिस्कस करूंगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड हेडर, दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रॉग। ओके, तो यदि मैं किसी ब्रिक को स्ट्रेचर पार्ट के थ्रू रखता हूँ, जब मुझे स्ट्रक्चर पार्ट सामने से दिखता रहेगा, इस तरीके से मैं एक अपने ब्रिक के कोर्स को बनाता जा रहा हूँ, एक दीवार की मैसनरी करता जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर हमेशा 90 mm की एक वॉल मिलेगी, जिसमें यदि मैं मोर्टार का 10 to 12 mm और जोड़ दूंगा तो मुझे अबाउट 4 इंचेस की वॉल, यदि मैं mm को इंचेस में चेंज करूंगा तो मुझे मेरे पास एक वॉल होगी जो कि 4 इंचेस की, अपन बेसिकली जनरल लैंग्वेज में अपन 4 इंचेस वॉल जिसको बोलते हैं। तो जो 4 इंचेस वॉल होती है, 4 इंचेस की जो वॉल होती है,
उसी को अपन कहते हैं पार्टीशन वॉल। ओके, तो अब आपके समझ में आ चुका है कि ये देखिए ये आपके सामने एक मॉड्यूलर ब्रिक बनी हुई है। मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज है आपका, ये स्ट्रेचर पार्ट है। जो आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ब्रिक का उसको अपन स्ट्रेचर पार्ट बोलते हैं। जो आपका शॉर्टेस्ट पार्ट होता है उसको हेडर बोलते हैं। टॉप मोस्ट पार्ट को, जिसमें आपका ब्रांडिंग हो रखी होती है किसी एक कंपनी की या जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है, उसको अपन फ्रॉग बोलते हैं। या टॉप, और हमेशा पूछा जाता है कि फ्रॉग कहाँ पर होगा, तो हमेशा टॉप सरफेस पर रहेगा। तो आपके समझ में आ चुका है कि इसको जब मैं इस तरीके से रखूंगा कि सामने से देखने पर मुझे स्ट्रेचर क्लियरली दिखाई दे, तो उसको अपन बोलेंगे 4 इंचेस वॉल और पार्टीशन वॉल। ओके, ये कौन सा बॉन्ड होगा इस चीज़ के लिए मैं ब्रिक मैसनरी में आपको समझाने वाला हूँ, जो कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। ओके, तो अब आप समझ चुके हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ है। तो देखते हैं पैरापेट वॉल क्या होती है। तो पैरापेट वॉल क्या होती है, ये हमेशा पहले बात, सबसे पहले मेन चीज़ याद रखें, ये हमेशा फ्लैट रूफ के लिए होगी। पैरापेट वॉल हमेशा फ्लैट रूफ के लिए होती है। यदि फ्लैट रूफ आपकी नहीं है, इंक्लाइन रूफ है, स्लोप रूफ है आपकी, वहाँ पर आपके पैरापेट वॉल का कोई बेसिक इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमेशा फ्लैट रूफ के लिए ही पैरापेट वॉल का इंपॉर्टेंस है। अब आगे मैं आपको समझा रहा हूँ कि पैरापेट वॉल होती क्या है। तो पैरापेट वॉल 4 इंचेस की या ऐसी पार्टीशन वॉल होती है जो कि फ्लैट रूफ पर सेफ्टी पर्पज से बनाई जाती है। देखा होगा आपने कि घरों के चारों तरफ जो अपना रूफ होती है, अपना टेरेस होता है, उस पर चारों तरफ अपन 4 इंचेस की या अपन वॉल बना लेते हैं, जो कि सेफ्टी अपने को प्रोवाइड कराती है। उसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ओनली सेफ्टी इंपॉर्टेंस होता है। साथ में एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से भी कुछ थोड़ा बहुत वो अपने को इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करा सकता है, इफेक्ट से बचा सकता है। तो बेसिक जो मेरा कॉन्सेप्ट था इसको समझाने का वो ये था कि जो आपकी हाइट ऑफ हैंडल होती है, वही सेम जो हाइट होती है वो पैरापेट वॉल की होती है। इस साथ में बताने से आपको दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी। साथ में आपको बेसिक एक क्वेश्चन बताऊं तो जो घरों में वॉश बेसिन अपन यूज़ करते हैं, उसकी हाइट भी बॉटम से 75 टू 80 सेंटीमीटर ही होती है। तो यहाँ पर आप याद भी रख सकते हैं कि हाइट ऑफ वॉश बेसिन फ्रॉम बॉटम वो भी कितनी होती है, 75 टू 80 सेंटीमीटर। तो तीनों ही क्वेश्चन अगर आप एक साथ याद कर लें तो तीनों ही क्वेश्चन आपके पॉइंट को अच्छे से क्रिएट कर देते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझा भी देते हैं। तो 75 टू 80 सेंटीमीटर हाइट ऑफ हैंड रेल, जो आपका टॉपिक चल रहा है। साथ में पैरापेट वॉल में आपको बता चुका हूँ, पैरापेट वॉल बोलते हैं फ्लैट ऊपर चारों तरफ 4 इंचेस की जो हाइट, 4 इंचेस की एंड 75 टू 80 सेंटीमीटर हाइट की जो वॉल बनाई जाती है, जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, उसको अपन कहते हैं पैरापेट वॉल। एंड हाइट ऑफ वॉश बेसिन, जो वॉश बेसिन होता है उसकी हाइट बॉटम से कितनी होगी, 75 टू 80। तो तीनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है, तो अच्छे से इसको याद रखने में बहुत आसानी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पर मैं इसको लिखे रहने दे रहा हूँ ताकि अपन टॉपिक को एक साथ वापस से रिवाइज में आपको करवाने में आपको आसानी रहे। देखते हैं, यदि मैं बात करता हूँ ट्रेड प्लस राइजर, जो आपका ट्रेड या राइजर जो होगा, मान लीजिए एक सीढ़ी का आपने ट्रेड और राइजर है और उन दोनों का ही आपने सम किया, दोनों का ही अलजेब्रिक आप सम करते हैं, तो क्या वैल्यू आपके निकल के आती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो ट्रेड एंड राइजर दोनों ही 400 टू 450 mm फॉर 1 स्टेप। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा किसके लिए है, ओनली फॉर 1 स्टेप, एक स्टेप के लिए है आपके लिए। आपके समझ में आया होगा, एक स्टेप के लिए इसकी जो हाइट, जो ट्रेड एंड राइजर की जो डायमेंशन होगी, टोटल डायमेंशन ट्रेड प्लस राइजर फॉर 1 स्टेप इज 400 टू 450 mm। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप अच्छे से इस चीज़ को देखें तो आप देखेंगे कि ये जो बॉटम पार्ट है आपका, इसको मैं ग्राउंड बोल रहा हूँ, एंड जो अपना फिनिशिंग जो पॉइंट है जहाँ पर मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ, उसको मैं लैंडिंग बोल रहा हूँ। तो ना तो इसको मैं आपका जो मैंने आपको पार्ट बताया ट्रेड, ना तो मैं इसको ट्रेड बोलूँगा, ना ही मैं इसको ट्रेड बोलूँगा। तो अब यहाँ से अपन काउंट करते हैं कि कितने ट्रेड अपने पास बचे हुए हैं। आपको बहुत सिंपल ही समझ में आएगा जो मैं अगला पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। तो देखें, ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये दैट इज़ फर्स्ट ट्रेड। ओके, मैं इन पर एक बार डिनोट भी कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट हो चुका है, दैट इज़ सेकेंड, दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ फोर्थ, that is fifth, and finally it is called landing। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 आपके क्या चीज़ है, ये आपके ट्रेड हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ राइजर की। तो राइजर देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग ही आप देख सकते हैं, ये आपका राइजर ही है। तो मैं राइजर को आपको ब्लू कलर पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट राइजर, इट इज सेकेंड राइजर,
it is third riser, it is fourth, it is fifth and finally it is sixth. आपको कंपैरिजन एक समझ में आया होगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सिंपली एक कंपैरिजन है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स आर लेस देन नंबर ऑफ राइजर। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक बात लिख रहा हूँ, जो मैंने स्टेयर केस क्रिएट किया है आपके सामने, जो मैंने एक डायमेंशन लेके जो मैंने एक ड्रॉ किया है इस डायग्राम को, स्टेयर केस का जो डायग्राम है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू आपका होगा नंबर ऑफ राइजर -1, नंबर ऑफ राइजर -1 आपका आंसर आएगा। तो कैसे हुआ, जो मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है किस तरीके से होगा। अब मान लीजिए कि ये ठीक है, आपने नंबर ऑफ राइजर निकाल लिया है, नंबर ऑफ राइजर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड +1, या फिर नंबर ऑफ ट्रेड क्या होगा, नंबर ऑफ राइजर -1। ओके, तो अब आपको क्या समझना है कि ये कब होगा, जब ओनली आपकी एक ही फ्लाइट होगी। आई मीन यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट हुई है और यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन कहीं पर भी इस फ्लाइट ने टर्न नहीं किया है। सिंपली इस फ्लाइट ने कहीं पर भी टर्न नहीं किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइजर -1 होगा। अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताता हूँ। जब टर्न की बात आई है, तो यदि ये स्टेयर केस टर्न कर रही है, तो टर्न करने के लिए बात समझें कि चलिए ठीक है टर्न कर रही है, तो टर्न करने के लिए जिस सीढ़ी का यूज़ किया जाता है, जिस स्टेप का अपन यूज़ करेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं, और साथ में वो किस तरीके से टर्न कर रही है वो भी अपन समझ लेते हैं। तो देखें, एक शब्द होता है दैट इज कॉल्ड विंडर। इट इज कॉल्ड विंडर। विंडर क्या होता है, एक ऐसी वैश शेप की, वैश शेप क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वैश शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपका, जो आपकी फिसल नहीं होती है, जो आपकी स्लोप होती है, कुछ इस तरीके का। आपको ये 2D डायग्राम है, 3D में आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छे से समझा होगा कि वैश शेप क्या होता है। तो ये ट्राइंगुलर वैश शेप का एक ऐसा पत्थर या एक ऐसा स्टेप जो कि सीढ़ी में डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में आता है, स्टेयर केस में डायरेक्शन को चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेंडर या वाइंडर अपन कई बार कह देते हैं। दैट इज कॉल्ड वेंडर। तो विंडर के थ्रू अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन का भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम चल रहे हैं। देन उसके बाद आपके लिए एक टर्न पॉइंट आएगा, देन आप वापस से आप किसी लैंडिंग को थ्रू आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने देखा होगा, बोलोगे कि सर हमने तो कई बार देखा ही नहीं है कि इस ट्रायंगुलर शेप की सीढ़ी हमारे घर में तो नहीं है। कि आपने बोला कि सर मैं तो इससे स्ट्रेट गया या गई, स्ट्रेट गया और उसके बाद यहाँ पर अब मेरे पास इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन था और वापस से मैं सीढ़ी में ऊपर की तरफ यहाँ से मैं चला। आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से मैं इसको दिखाता हूँ कि आप कहेंगे कि सर मैं यहाँ से चला इस तरीके से सीढ़ियों में, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट आया, वापस से मैं इस पर चढ़ा एंड वापस से मैं ऊपर की तरफ चढ़ने लग गया। बोलेंगे सर यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप तो कहीं आया ही नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या इनको मैं 2 ट्रायंगल्स में तोड़ सकता हूँ? तो मेरे सामने यहाँ पर ट्रायंगल शेप ही बन रहा है, लेकिन हम डायरेक्शन को किस एंगल पर, हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम डिपेंड करता है कि कितने वाइंडर्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा सकता हूँ। ज़्यादा इजीनेस कहाँ पर होगी, मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं तो और ऊपर से भी कोई इस जगह पर वापस से लौट के आ रहा है, तो आपको बहुत ईजीनेस होगी अगर इस जगह पर वाइंडर्स इस तरीके से प्रोवाइड होंगे तो। ओके, अगर आपको स्पेस अवेलेबल ही नहीं है तो आप वाइंडर को ट्रायंगुलर शेप में भी दे सकते हैं। ओके, तो ये आपके समझ में आया। तो देखिए, यदि मान लीजिए एक शब्द आपको वाइंडर समझ में आया, to change the direction in the stair, the wedge shape step is called winder। तो आपके समझ में आ चुका है विंडर क्या चीज़ है। विंडर एक स्वैश शेप का एक ऐसा स्टेप है जो कि स्टेयर केस में डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है। बहुत सिंपली आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो विंडर आपके समझ में आ गया है। अब देखिए एक शब्द और मैं आपको समझाता हूँ, उसको हम कहते हैं लोडिंग। इट इज़ कॉल्ड लोडिंग। तो देखिए लोडिंग क्या होती है। मान लीजिए आप स्टेयर केस में चल रहे हैं, कंटिन्यू वहाँ पे आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपने देखा कि वहाँ पर टर्न करने की जब पोजीशन आई तो वहाँ पर आपके पास रेस्ट करने के लिए एक जगह वहाँ पर है, जहाँ पर आप रेस्ट करेंगे, या फिर कोई ऊपर से आ रहा है तो आप उसका वेट करने के लिए जिस जगह रुक जाते हैं
उसको अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। या फिर कई बार आपने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप चले और इस जगह पर फाइनली आके आप रुक चुके। यहाँ पर आपने एक देखेंगे थी कि जो अपना सीढ़ी का जो पत्थर होता है, सीढ़ी का जो स्टोन होता है, लास्ट स्टेप का जो स्टोन है, वो कंबाइनली कई बार स्ट्रेट जाता रहता है और वो मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है आपके फ्लोर लेवल के साथ में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लोडिंग। जिस जहाँ पर जाकर हमारे पैर रेस्ट कर रहे हैं उसको हम लोडिंग बोल देते हैं। अब मैं इन चीज़ों को क्यों समझा रहा हूँ, उसका एक कॉन्सेप्ट है हमारे इस कॉन्सेप्ट के साथ में कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी जहाँ पर भी अपने को रेस्ट मिल रहा है, जहाँ पर भी हम रेस्ट कर रहे हैं उसको अपन लोडिंग बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को मैंने दोनों को ही ट्रेड में काउंट नहीं किया, तो हम लोडिंग को भी ट्रेड में काउंट नहीं करेंगे। तो यदि मान लीजिए आपके पास एक स्टेयर केस के अंदर स्टेप जितनी भी आपके हैं उन स्टेयर केस में यदि एक लोडिंग आपकी आ जाती है, एक लोडिंग बीच में मान लीजिए आप सीधे चल रहे हैं, उसके बाद एक डायरेक्शन के लिए आपकी लोडिंग आ चुकी है, देन आप वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लोडिंग आ चुकी है। तो देखिए एक आपका ग्राउंड फ्लोर, एक आपकी लोडिंग है, एक आपकी लैंडिंग, 3 आपके हो चुके हैं। तो फाइनली अपन क्या करेंगे कि इनको तो मैं पहले ही काउंट नहीं कर रहा था, ग्राउंडिंग को एंड लैंडिंग को, इन दोनों को तो मैं पहले भी काउंट नहीं कर रहा था, अब मैं साथ में लोडिंग को भी काउंट नहीं करूँगा। तो जहाँ पर मैं यदि अपने स्टेयरकेस में एक लोडिंग है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड जो आपका होगा, आई मीन नंबर ऑफ राइजर या नंबर कुछ भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड जो आपका होगा वो नंबर ऑफ राइजर -2 हो जाएगा, नंबर ऑफ राइजर -2 हो जाएगा। यदि लोडिंग 2 होंगी तो नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइजर -3 हो जाएगा। तो आपके एक बहुत कॉन्सेप्ट, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, वो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से चल रहे हैं अपन। अब आगे चलिए मैं आपको और अच्छे से और चीज़ों को समझाता हूँ यहीं पर कि मान ली नंबर ऑफ ट्रेड अपने समझ में आ चुका है, लोडिंग समझ में आ गया, विंडर क्या चीज़ है वो समझ में आ गया। हाँ, एक और चीज़ कि विंडर तो क्या है, एक ऐसा वेस्ट शेप का, ट्राइंगुलर शेप का एक ऐसा पत्थर या एक ऐसा स्टोन या ऐसा एक स्टेप जो कि पूरे स्टेयरकेस में डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेंडर कहते हैं। लेकिन एक शब्द है फ्लायर, यानी कि जो बचे कुचे जितने भी जो बचे हुए स्टेप्स हैं जो कि डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, जो सिंपल जो स्टेप है उनको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखें उनको हम फ्लायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनको हम फ्लायर बोलेंगे। फ्लायर आर द नॉर्मल स्टेप एक्सेप्ट द वेंडर, वेंडर को छोड़कर जितने भी स्टेप्स हैं आपको वो सब क्या कहलाएंगे, आपके फ्लायर कहलाएंगे। और जो आपका वेंडर है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में आने वाला स्टेप है। ओके, दोनों चीज़ें समझ में आई हैं। लोडिंग आपके समझ में आया, लोडिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है नंबर ऑफ ट्रेड्स घटते चले जाते हैं। ओके, तो अब आगे अपन देखेंगे, ये मैंने आपके सामने एक चीज़ लिखी है हेडरूम, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो एक और चीज़ यहीं पे मैं आपको अगर थोड़ा सा और लिबरेट करूं, इसको और चीज़ों को समझाऊं, तो नंबर ऑफ ट्रेड, यदि मैं नंबर ऑफ ट्रेड के लिए तो समझ में आ चुका, नंबर ऑफ राइजर मैं आपसे कहूँगा तो आप बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ ट्रेड +1 नंबर ऑफ राइजर। यदि लोडिंग बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ ट्रेड +2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइजर। सिंपली आपको इसको आप ट्रांसफरिंग करके आप इसको आंसर दे दोगे। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूले को आप याद रखें, नंबर ऑफ राइजर इक्वल्स टू टोटल हाइट बिटवीन फ्लोर एंड रूफ, बिटवीन फ्लोर एंड रूफ अपॉन हाइट ऑफ वन राइजर। आपको समझ में आया है मैंने क्या बताया है कि नंबर ऑफ राइजर यदि मैं निकालना भी चाहता हूं तो मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूं कि टोटल हाइट बिटवीन द फ्लोर एंड रूफ एंड अपॉन द हाइट ऑफ वन राइजर। इस तरीके से मैं नंबर ऑफ राइजर को निकाल सकता हूं। तो मैंने जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं वो मेरे को सब तरीके की बताई हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ राइजर को अपन किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए मैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि किसके क्या क्राइटेरिया हैं। ये सब जितने भी आपके स्टेप हैं ये हम जनरली जो अपने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या जो अपने कॉमर्शियल डोमेस्टिक जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कॉमर्शियल हो गया आपका, फैक्ट्री हो गई, सिनेमा हॉल्स हो गया आपके, इंस्टीट्यूट हो गया आपका, जितनी भी हैं हम हर जगह के लिए अलग अलग तरीके की स्टेयरकेस यूज़ करते हैं और वहाँ के मैं क्राइटेरियाज आपको समझा रहा हूँ। तो देखें
जो आपका, अब मैं आपको बात करता हूँ, मैंने आपके सामने ये एक पॉइंट आपका हाइट ऑफ हैंडरेल हो चुका है, मैंने आपको साथ में पैरापेट वॉल भी समझाया था, इसके साथ में मैंने आपको वॉश बेसिन की हाइट भी समझाई थी, देन आपको ट्रेड राइजर का आपको टोटल डायमेंशन बताई कि एक स्टेप के लिए कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ ट्रेड किस तरीके से निकाल सकते हैं यदि लोडिंग नहीं हो, और यदि लोडिंग हो तो अपन -2, 2 लोडिंग होंगी तो -3, 4 होंगी, यदि 3 होंगी तो -3 या -4 करते चले जाएंगे, वहाँ पर कंटिन्यू इस तरीके से आगे प्रोसीड होता रहेगा। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब मैंने आपके सामने लिखा था हेडरूम, मैंने बोला था कि इसका मैं आपको क्राइटेरिया समझाऊंगा। तो देखें, हमेशा याद रखें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो हेडरूम की जो हाइट होती है, हेडरूम की जो वर्टिकल जो हाइट है, आई मीन हाइट मैंने कौन सी बताई थी कि आपकी लैंडिंग के बॉटम से, लैंडिंग के बॉटम सरफेस से आपके ग्राउंड लेवल के टॉप सरफेस के बीच की जो वर्टिकल हाइट है उसको अपन हेडरूम बोलेंगे। एंड हेडरूम की हाइट कभी भी 2 पॉइंट, या मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, हाइट ऑफ हेडरूम कभी भी 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है हाइट ऑफ हेडरूम कभी भी 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक आपके सामने एक डाटा प्रिपेयर हो चुका है जिसको आपको माइंड में रखना है प्रिपेयर करके, जैसे कि आपके एग्जाम में आते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको हाइट ऑफ हेडरूम बता चुका हूँ। मैंने नेक्स्ट चीज़ बात करी थी कि ये पिच के बारे में, मैं आपको हाइट ऑफ हैंडल बता चुका हूँ, मैं स्टेप की काउंटिंग बता चुका हूँ आपको, या फिर स्टेप का एक 1 स्टेप के लिए टोटल इसका डायमेंशन क्या होगी वो बता चुका हूँ, मैं आपको हेडरूम बता चुका हूँ। अब बात आती है, मैंने पिच का भी बोला था, मैं पिच के बारे में बताता हूँ आपको। तो देखिए जो पिच आपका होता है, ये जो पिच है आपका, या फिर इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ, ये वैल्यू हमेशा 25 डिग्री से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमेशा 40 डिग्री से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये हमेशा 25 डिग्री से ज़्यादा तथा 40 डिग्री से कम या उसके बराबर ही रहनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए ये आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप कितने हो सकते हैं एक फ्लाइट के अंदर या फिर एक फ्लोर से लैंडिंग के बीच में। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम number of step in a staircase, that is very important 3, मिनिमम 3 स्टेप हो सकते हैं। एंड यदि मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप ये आपके हो सकते हैं 12। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप इज 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप 12। तो दोनों ही आपके समझ में आ चुके हैं, दोनों को ही मैं समझा चुका हूँ। ओके, तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो आपके चलिए ये भी समझ में आ चुका है, जितनी भी मैंने पार्ट आपको समझाए हैं वो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बिल्कुल ही। अब मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए आपने किसी रेजिडेंशियल एरिया में देख रहे हैं, आप फैक्ट्री में देख रहे हैं, या कॉमर्शियल में या सिनेमा में आप देख रहे हैं, देखेंगे अलग अलग जगह पर राइजर, अलग अलग जगह पर ट्रेड, दोनों की वैल्यू वेरिएट करती रहती है। तो कितनी वेरिएट करेगी वो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो वो टेबल अपन सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आप ये समझा चुका हूँ आपको, स्कॉटिया बोलते हैं ट्रेड और राइजर में। ये जो स्कॉटिया पार्ट है ये हमेशा ओनली डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, ये जिससे इसकी अपीयरेंस, इसका जो डेकोरेटिव अपीयरेंस है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस वजह से अपन स्कॉटिया को यूज़ करते हैं। ओके, तो देखें यहीं पर मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये आप डाटा पूरा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी जगह पर कितने नंबर ऑफ राइजर्स, या आई मीन कि राइजर और ट्रेड का डायमेंशन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपन याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए प्लेस, कौन सी जगह होगी, साथ में क्या राइजर होगा एंड क्या आपका ट्रेड होगा। ओके, तो देखें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हमेशा याद रखें कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो यहाँ पे याद रखें ये आपका रहेगा 160
160 mm राइजर रहेगा हमेशा 160। ये सब मैं mm के अंदर लेके चल रहा हूँ, mm में, ये भी आपका mm में ही चलेगा। ये आपका 160 mm एंड ये आपका 250 mm, दैट इज 250 mm। तो याद रखें रेजिडेंशियल के लिए राइजर की वैल्यू 160 mm एंड ट्रेड की वैल्यू 250 mm ही चलेगी। ओके, यदि मैं आगे आपके लिए समझाता हूँ कि मान लीजिए आप कॉमर्शियल में काम कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल देखिए कॉमर्शियल में चीज़ें थोड़ी सी वेरिएट करने लगती हैं। मान लीजिए ये अगर मैं बात करूँ राइजर की तो 140 से 150 mm तक ये वेरिएट करती रहती है। साथ में जो ट्रेड है आपका ये 270 से 300 mm तक वेरिएट करता रहता है, 270 से 300 mm तक वेरिएट करता रहता है। यदि मैं फैक्ट्री की बात करूँगा, फैक्ट्री की, तो बहुत सिंपल सा है, दैट इज़ 150, दैट इज़ 250। तो दोनों आपको ये भी समझ में आ चुके हैं, ये 150 रहेगा, ये 250 रहेगा। यदि मैं सिनेमा हॉल की बात करूँगा, दैट इज सिनेमा हॉल, तो ये आपका रहेगा 150 एंड दैट इज 275 mm, 150 एंड 275 mm। एंड लास्ट वन इज इंस्टीट्यूट। यदि मैं बात करूँगा इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट में ये आपका 150 एंड अगेन इट इज़ 275 mm। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस जगह पर, कि कहाँ पर अपन ट्रेड की वैल्यू क्या लेंगे एंड राइजर की वैल्यू अपन क्या लेंगे। तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आया, ये आपको याद रखना है, कहीं पे पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर इन दोनों का आप सम करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 400 to 450 तक ही आपका 400 to 450 mm तक ही इनका एक स्टेप में राइजर प्लस ट्रेड की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। तो आपको ये समझ में आ चुका है